गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप अच्छे हैं? तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, मतलब जो हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा, इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में डिफरेंसेस क्या है इसकी बात कर लेंगे। और फाइनली हम देखेंगे कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो प्रॉपर मैकेनिज्म कौन सी है, मतलब हम प्रॉपर लेविट के द्वारा जो मैकेनिज्म दी गई है उसकी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए, और इसके साथ ही जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उनका मोस्ट वेलकम है। तो बच्चों, जो भी आप यहाँ पर नए हैं, आपको सिंपल सा 3 काम कर लीजिएगा, 3 में से कोई एक कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए, जिससे प्रॉपर तरीके से आप हमसे कनेक्ट रह पाए और किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। तो सिंपल सा प्रोसेस मैंने क्या आपको बताया, 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पर हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यस, इसमें लिखा होगा DSCMI एजुकेशन केविन मीडिया, पीछे है ब्लैक बैकग्राउंड, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर है, 7237841191 और सेकंड है 9140201565। सेकंड तरीका ये है कि आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर हमारा चैनल है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट, इसके थ्रू जुड़ जाइए। और तीसरा, यदि अभी ये लेक्चर आप YouTube में देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप भूल ना जाएं, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी इसके द्वारा भी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा बच्चे हमारी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं नीट के प्रिपरेशन के लिए, तो आपका भी मोस्ट वेलकम है। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल जाए। और इसी चैनल में आप जाके देखिएगा जो इसकी प्लेलिस्ट है ना, तो प्लेलिस्ट में मैंने यूनिट वाइज वहां पर वीडियोस डाला हुआ है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंजॉय करिए और नीट के प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। ब्रेन डाइट मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप ब्रेन डाइट सुबह दोपहर शाम अपने माइंड को देते रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स देते रहेंगे, तो नीट का एग्जाम क्लियर करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका इससे मोरल सपोर्ट मिलता है। यस, और देखिए, लगातार जब आप अच्छे विचारों को देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो लगातार एक अंदर से एक मोरल सपोर्ट मिलता है। लगता है कि यार वास्तव में हमें टाइम को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, जो हमने अपना लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य जाहिर सी बात है नीट का है, तो नीट के लक्ष्य के लिए जो आपने प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाई उसमें क्या ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो। तो चलिए देखते हैं आज का ये ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट, ये किस तरीके से आपको डिस्ट्रक्शन से बचाएगा। आज का ब्रेन डाइट कहता है कि सबसे पहले तो आप अपने पर विश्वास करो, बिलीव इन योरसेल्फ। फिर क्या कह रहा है, एंड ऑल दैट यू आर नो, और उन सभी पर विश्वास करो जो आप जानते हैं, दैट देयर इज समथिंग इनसाइड यू, और उस पर भी विश्वास करो जो आपके अंदर है। हमारे अंदर क्या है? गॉड ही तो है, हम गॉड की तो अंश हैं, ऊपर वाले ने तो हमें बनाया है, उसका अंश ही हमारे अंदर है। और याद रखिएगा, दैट इज ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टेकल। तो जो भी परेशानियां हैं, जो भी रुकावट है, वो रुकावटें कभी भी हमारे अंदर जो बैठा हुआ है उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो एक तो अपने ऊपर विश्वास करिए, और ये विश्वास करिए कि आप भी गॉड का अंश है और आपके पास भी वो सारी पावर है जो दुनिया के हर बंदे के पास है। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से अपने गोल तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो चलिए, इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और जैसे कि मैंने बोला है कि सबसे पहले हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर आज हमें क्या क्या बात करनी है, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म की, और डिफरेंसेस देखना है फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन के बीच में। चलो, फाइनली हम पहुंच जाते हैं डिफरेंस के पॉइंट पे। पहला बात हम करेंगे ट्रांसपायरेशन की, और फिर हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। ट्रांसपायरेशन तो अभी तक हम लोग देख ही रहे हैं, जो भी सारे पॉइंट्स हैं, सारी पॉइंट्स की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। जरा जल्दी जल्दी एक नजर फैला देते हैं, एक नजर डाल देते हैं। जो ट्रांसपायरेशन का जो पर्पस है वो एक से ज्यादा है। क्या है भाई? एक तो ट्रांसपायरेशन अगर लगातार होगा तो ट्रांसपायरेशन पुल जनरेट होगा और प्रॉपर तरीके से जाइलम्स के थ्रू वाटर प्लांट की टिप तक पहुंच जाएगा, और वेपराइज फॉर्म वेपर क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपायरेशन हो जाएगा स्टोमेटल के थ्रू। एक तो ये है। दूसरा इसका जो फंक्शन है, आप देखिए कि वाटर के साथ ही बहुत सारी चीजें भी ट्रांसपोर्ट होगी, जैसे मिनरल्स हैं, हार्मोन्स है, वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है
उसके लिए वाटर की सप्लाई हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो ऑक्सीजन कहां से आती है, वो इसी H2O की O ही तो है, इसी से तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। मतलब अगर वाटर सप्लाई ना हो तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस में बताऊंगा कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो कहां से आती है, H2O से आती है। तो एक तो ऑक्सीजन इसमें मिल रही है फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर प्रोसेस हो पा रही है किसकी वजह से, ट्रांसपायरेशन की वजह से। क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से ही तो वाटर पहुंचेगा प्लांट्स के हर पॉइंट्स तक, एरियल पार्ट्स तक, यस, लीव्स तक पहुंचेगा जहां पर प्रॉपर फोटोसिंथेसिस होंगी मेसोफिल सेल्स के अंदर, आपको पता है। नेक्स्ट, जो मिनरल्स हैं सॉइल से वो भी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं, वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से आ रहे हैं। यस, जो लीफ की सरफेस है, अब देखिए मान लीजिए लीफ है, यस, और लीफ में स्टोमेटा है, तो आपको पता है वाटर का लॉस वेपर के फॉर्म में हो रहा है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे लीफ की सरफेस क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, तो ठंडक भी बनी रहेगी। कभी कभी तो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है इसी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से। जब लगातार वाटर का लॉस होता है तो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर में कमी कर देता है प्लांट बॉडी में ये। यस, नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर। यस, देखो वाटर चूंकि ट्रांसपायरेशन पुल के थ्रू ही पहुंच रहा है प्लांट बॉडी के अंदर, तो एक तो जो लीव्स का स्ट्रक्चर है, प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो प्रॉपर बना रहेगा। लीव्स जो है, सेल्स जो है प्रॉपर टर्जिड रहेंगी, यस, प्रॉपर उनको शेप मिल पाएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक जो एक्टिविटी जो फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट, जो प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से रन करेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट्स है। देख रहे हैं ना, जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो जो आप देख रहे थे, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे, यस, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक वाले में, तो वहां पर भी वाटर की रिक्वायरमेंट्स थी। और वाटर लगातार प्लांट्स को मिलता रहता है तो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस भी प्रॉपर चलती रहती है और ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन की कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, जो कि आप जानते हैं एक प्रोसेस है जिससे जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं, यस, मैन्युफैक्चर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। तो अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर। देखो, अगर वाटर अवेलेबल रहेगा तो फोटोसिंथेसिस होती रहेगी, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस भी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, अर्थात प्रॉपर तरीके से फूड नहीं बना पाएंगे प्लांट। और अगर फूड नहीं बनाएगा तो दूसरा लॉस क्या होगा, ऑक्सीजन भी नहीं आएगी एटमॉस्फेयर में। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, दूसरी तरह अगर हम बात करें कि जो ह्यूमिडिटी है, आप देखते हैं रेन फॉरेस्ट में, आपको पता है अमेज़न के जंगल कितने घने हैं, वहां पर बहुत ह्यूमिडिटी होती है। तो ये जो ह्यूमिडिटी का कारण होता है वो यही जो वाटर लॉस होता है वेपर के फॉर्म में ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से, इसी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। यस, और वाटर की साइकिल भी प्रॉपर हो पाती है, क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाएगा फिर यही बादल बन के पानी बरसेगा और धरती पे आएगा, तो वाटर साइकिल भी प्रॉपर रन करती रहती है। यस, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो इवोल्यूशन हुआ है C4 प्लांट का, आप जानते हैं एक तो C3 प्लांट होता है, एक C4 प्लांट होता है। C4 प्लांट में आपको एडवांस एनाटॉमी मिलती है, क्रैंस एनाटॉमी मिलती है। और क्रैंस एनाटॉमी एक इस तरह की एनाटॉमी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन है वो कम वाटर्स के अवेलेबिलिटी में ही कर लेता है, मतलब वाटर का लॉस भी कम हो जाता है इसमें C4 प्लांट में। तो जो इवोल्यूशन हुआ है C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम का C4 प्लांट में, वो प्रोबेबली जो है वो एक स्ट्रेटजी है कि मैक्सिमाइज किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड के अवेलेबिलिटी को, जबकि वाटर का लॉस हम कम से कम करें। यस, तो C4 प्लांट में एक तरीके की आपको एक मॉडर्न एक मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, क्रैंस एनाटॉमी की जिसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो C4 प्लांट है वो ट्वाइस मतलब दोगुना इफिशिएंट हैं C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में, अगर बात करनी हो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन की। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जितना कन्वर्ट होके C6H12O6 में कन्वर्ट होगा, उसी को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। कैसे होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है इसको एटमॉस्फेयर से और वाटर आता है सॉइल से। यस, दोनों की रिक्वायरमेंट्स हैं, तभी हम प्रॉपर ग्लूकोज को ग्लूकोज बना पाएंगे। यस ना, रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो वाटर का लॉस हम कम से कम करें और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिक्स कर पाए, इसीलिए तो C4 प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं ड्यूरिंग इवोल्यूशन।
तो आप देखिए ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस में आई होप आपको समझ में आऊंगा कि क्या बेसिक डिफरेंस है। जहां फोटोसिंथेसिस का पर्पस एक ही आपको समझ में आ रहा है, फूड को बनाना, क्योंकि ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट्स है वहां पे। लेकिन ट्रांसपायरेशन आप देखो एक से ज्यादा इसमें पर्पस के लिए है। क्या पर्पस के लिए? फोटोसिंथेसिस को वाटर प्रोवाइड करना, प्लांट बॉडी में जैसे लीफ है उसको प्रॉपर टर्जिट बनाए रखना, सॉरी प्लांट्स बॉडी की जो सेल्स है उसको प्रॉपर टर्जिट बनाए रखना, यस, लगातार ट्रांसपायरेशन पुल्स को जनरेट करना, वाटर के माध्यम से मिनरल्स वगैरह भी प्लांट बॉडी के अंदर आ पाए। तो ये बेसिक चीजें आप देखने को मिली आपको ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस में। चलिए, इसलिए हम फाइनली कह सकते हैं कि जो C4 प्लांट्स हैं लॉसेस ओनली हाफ एज मच वाटर, लगभग 50% वाटर लॉस करते हैं जब इन कंपैरिजन अगर हम करें C3 प्लांट्स की, अगर सेम अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करना हो तब, ठीक है। जबकि C3 प्लांट्स क्या करते हैं? दुगना वाटर का लॉस कर देते हैं अगर उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना हो, अर्थात ग्लूकोज बनाना हो। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जो आप प्रॉपर समझ पाए हैं कि क्या बेसिक डिफरेंस है ट्रांसपायरेशन और फोटोसिंथेसिस में। चलिए, अब थोड़ी सी हम लोग ये बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। पहला हम बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं उस मैकेनिज्म की जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं, यस। तो अगर हम कुछ फैक्ट की बात करें वाइडोसेंट, तो ये मैकेनिज्म देने वाले साइंटिस्ट हैं जो सबसे एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म है वो लेविट की है, और इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं पोटेशियम प्लस H प्लस आयन एक्सचेंज थ्योरी, यस। K प्लस आयन आपको पता है गार्ड सेल्स के अंदर जाता है और H प्लस आयन बाहर आता है। तो जब K प्लस सेल, K का मतलब की, चाबी लेके पहुंचता है गार्ड सेल पे और स्टोमेटा को ओपन करा देता है, ये माइंड में रखिएगा। दूसरा, यही वो थ्योरी है जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो थ्योरी है, जिसमें हम ये बताते हैं कि स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझाने वाले साइंटिस्ट लेविट हैं। तो चला इस थ्योरी की बात हम कर लेते हैं और कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि किस फैक्ट की वजह से स्टोमेटा ओपन होंगे या क्लोज होंगे। चलो, स्टोमेटा के बारे में सारी बात तो हम लोग कर ही चुके हैं, यस। चलो, अगर हम फैक्ट की सबसे पहले बात करें कि स्टोमेटा का ओपन टाइम डे में ही क्यों होता है, रात में क्यों बंद हो जाते हैं, और दूसरा स्टोमेटा क्लोजिंग टाइम रात में क्यों है और दिन में क्यों खुले रहते हैं, इसकी भी बात हम करेंगे। वाई हम देखेंगे। तो सबसे पहला वाई हम क्लियर करते हैं कि स्टोमेटा ओपन टाइम डे में ही क्यों होता है। तो आपको पता है स्टोमेटा कब ओपन होते हैं? दिन में ओपन होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन माइंड में आता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, पहली बात, जब स्टोमेटा ओपन होने के लिए क्या होता है कि ये जो गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल के अंदर जो सब्सिडियरी सेल्स का ये जो K प्लस आयन है वो एंट्री कर जाता है। तो जब K प्लस आयन एंट्री करेगा, यस, तो यहां पर कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पर बढ़ा देगा। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर का मूवमेंट क्या होता है, ज्यादा से कम की ओर होता है। तो सब्सिडियरी सेल से वाटर इसके अंदर आ जाएंगे। तो जब अंदर आ जाएंगे तो यहां टर्जी उठ जाएंगे और स्टोमेटा ओपन कर जाएंगे। तो सबसे पहला कारण क्या है कि K प्लस आयन इंटर करता है गार्ड सेल में दिन के समय ही। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो स्टोमेटा ओपनिंग होने की जो प्रोसेस है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, और एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि यहां पर एटीपी की जरूरत होगी। तो भाई अगर जरूरत है तो एटीपी बनाने वाले जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी तो एक्टिवेट होने चाहिए। तो अगर आप देखो कि जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वहां पे केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मैंने पढ़ाया था, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और एटीपी का फॉर्मेशन चूंकि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है तो एक तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, और एटीपी दो जगह बनते हैं, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनने के लिए सबसे सुटेबल जो टाइम होता है दिन का ही होता है। तो जब ज्यादा से ज्यादा एटीपी अवेलेबल होगी तो स्टोमेटा भी प्रॉपर तरीके से दिन में ही ओपन होंगे, सिंपल सी चीज है, यस। तो एटीपी की रिक्वायरमेंट है, और एटीपी का जो फॉर्मेशन जो ऑर्गेनल्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं। तो यहां पर पंप प्रॉपर तरीके से रन करता है उस समय, क्योंकि पंप को चलाने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। तो पंप विल रन इन ए डे टाइम ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, दैट इज व्हाई स्टोमेटा ओपन होते हैं दिन के समय में और रात में बंद हो जाते हैं, क्योंकि रात में एटीपी बनाने वाला जो एटीपीएस एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। अभी इसकी मैकेनिज्म हमें देखनी है, अभी मैकेनिज्म मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जनरल पॉइंट बता रहा हूं। चलिए जरा दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि भैया स्टोमेटा रात में क्यों क्लोज हो जाते हैं।
नाइट टाइम क्लोज हो जाते हैं। क्वेश्चन आता भैया क्यों क्लोज हो जाते हैं? इसलिए क्लोज हो जाते हैं कि जो की लेके K+ आयन गया था ये गार्ड सेल से बाहर आ जाता है, और जब ये बाहर आ जाएगा सब्सिडियरी सेल में पहुंच जाएगा तो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, डाउन कर जाएगा। जब ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन कर जाएगा तो वाटर गार्ड सेल से निकल के सब्सिडियरी सेल में चला जाएगा और ये सिकुड़ जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? अर्थात हम कह सकते हैं कि K+ आयन एग्जिट कर जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, सब्सिडियरी सेल में पहुंच जाएगा। और चूंकि ये नॉन एक्टिव प्रोसेस, भाई कोई एटीपी की तो रिक्वायरमेंट्स है नहीं, एटीपी की रिक्वायरमेंट्स तो है नहीं कि दिन में हो, इसलिए रात में क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज कर जाता है। तीसरा, यहां पर कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है और स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए एक फाइटो हार्मोन है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। पढ़ा होगा आपने फाइटो हार्मोन में। एब्सिसिक एसिड है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, जो एटीपीएस एंजाइम है, एटीपीएस एंजाइम किसके लिए होता है, एटीपी के फॉर्मेशन के लिए। तो जब एटीपीएस एंजाइम ही डीएक्टिवेट हो गया तो एटीपी बनाएगा कौन, इस वजह से रात को स्टोमेटा हमारे क्लोज हो जाते हैं। तो वो दो रीजन है, पहला रीजन किसकी वजह से स्टोमेटा दिन में ओपन होते हैं, और वो रीजन जिसकी वजह से स्टोमेटा रात में बंद हो जाते हैं। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और अगर यहां तक क्लियर हो गया तो क्या करना है, आप लाइक करना है, क्योंकि अब आगे हम देखने वाले हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म। चलो देखो माय डियर स्टूडेंट, कितना ब्यूटीफुल स्टोमेटा बना हुआ है। ये गार्ड सेल है ना, ये स्टोमेटा है जो कि खाली जगह है, और ये इसमें क्लोरोप्लास्ट है। चलो सबसे पहले हम बताते हैं कि किस तरीके से स्टोमेटा ओपन होगी। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल में पोटेशियम आयन आ जाता है, K+ आयन इंटर इन गार्ड सेल। अब जब गार्ड सेल में पोटेशियम आयन आएगा तो K+ है ना, प्लस है, तो प्लस इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो pH है वो 7.5 हो जाता है। कितना हो गया, 7.5। तो pH यहां का क्या हो गया, गार्ड सेल का इंक्रीज कर गया। अब क्या होगा, ये K+ आयन गार्ड सेल में तो आ गया है, अब क्या करेगा, इसके अंदर जो गार्ड सेल के अंदर उपस्थित, क्योंकि यहां पर क्लोरोप्लास्ट है ना, तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, तो गार्ड सेल्स के अंदर उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंतर्गत जाएगा और क्या बना देगा, ये 3 कार्बन कंपाउंड जिसको बोलेंगे फॉस्फोइनाल पाइरुवेट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पेप, पेप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैंने बताया आपको, फिर से बता देता हूं, मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि सबसे पहले क्या होगा कि सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल में कौन जाएगा, K+ आयन गया। जब K+ आयन गया तो गार्ड सेल्स के अंदर क्या क्या हुआ, pH 7.5 हो गया। ये पॉइंट समझ में आया? आप सेकंड क्या हुआ, अब गार्ड सेल्स के अंदर चूंकि क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पता है कार्बोहाइड्रेट बना होगा। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट इसके साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है गार्ड सेल्स के, ये कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जाएगा और फाइनली चेंज हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं पेप, और उसका फुल फॉर्म है फॉस्फोइनाल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो गया। कहां बना पेप, ये बना हमारा गार्ड सेल के अंदर। अब देखो आगे क्या होगा, अब ये जो पेप बना है, ये पेप इस गार्ड सेल के अंदर उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने में हेल्प करेगा पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, जो कि एक्टिवेट कब होता है, ब्लू लाइट में। और मैंने आपको बताया था स्टोमेटा ओपन होने के लिए कौन सी लाइट सबसे अच्छी होती है, ब्लू। अब आप देखो कि ब्लू लाइट की उपस्थिति में ये जो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्टिवेट हो गया, और इस जब एंजाइम एक्टिवेट होता है तो जो गार्ड सेल्स के अंदर ये जो हमारा फॉस्फोइनाल पाइरुवेट जो हमने बनाया था वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाएगा, और जब इसके साथ कंबाइन कर जाएगा तो ये 4 कार्बन कंपाउंड अर्थात ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखो पेप कैसा था, 3 कार्बन कंपाउंड था, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन मिला, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो ये जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बना ये होता है 4 कार्बन कंपाउंड। ये प्रोसेस कहां हो रही है, गार्ड सेल के अंदर। तो पेप किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। किस एंजाइम की उपस्थिति में, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये एंजाइम कब एक्टिवेट होता है, जब ब्लू लाइट होती है। क्लियर है, यहां तक ये 3 प्रोसेस आपको समझ में है? फिर से रिवाइज कर दूंगा। सबसे पहले K+ आयन गार्ड सेल में गए सब्सिडियरी सेल से, जब गार्ड सेल्स के अंदर गए तो pH इसका 7.5 हो गया। अब क्या हुआ, इसके अंदर उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट है
इसमें साइटोप्लाज्म में ये कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस में जाएगा और पेप में कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में। कितना कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड। अब क्या होगा, ये 3 कार्बन कंपाउंड इसी गार्ड सेल्स के अंदर उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ कंबाइन करेगा कार्बोक्सिलेज किस एंजाइम की उपस्थिति में? पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। और ये 3 कार्बन कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 कार्बन कंपाउंड अर्थात ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में गार्ड सेल्स के अंदर। तो 3 प्रोसेस ये थी। अब क्या होगा कि जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना है गार्ड सेल्स के अंदर, अब लगातार ऑक्सैलोएसिटिक एसिड लगातार यहां पर बनता जा रहा है गार्ड सेल्स के अंदर, मतलब OA का जो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये चूंकि ज्यादा इसकी जो क्वांटिटी बढ़ रही है, तो अब क्या होगा, ये रिडक्शन के लिए जाएगा, मतलब इसका रिडक्शन होगा किसकी मदद से? NADPH2 की मदद से। और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड अर्थात मैलिक एसिड में। देखो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड है और मैलिक एसिड भी, लेकिन रिडक्शन हुआ है किसकी उपस्थिति में? NADPH2 की उपस्थिति में। कहां पर अभी प्रोसेस हुई है? गार्ड सेल के अंदर। तो गार्ड सेल के अंदर क्या बन गया? मैलिक एसिड बन गया। अब देखो गार्ड सेल्स के अंदर अभी पोटेशियम आयन आपका पढ़ा है ना, K+ आयन आया है, वो तो अभी अंदर है। अब देखो, और ये क्या बन गया? मैलिक एसिड बन गया। अब क्या होगा, ये जो मैलिक एसिड है अब ये टूटेगा, डिसोसिएट होगा। तो मैलिक एसिड जब टूटेगा तो इससे एक तो बनेगा मैलेट आयन और दूसरा इसका बनेगा प्रोटॉन H+। ठीक है, अब क्या होगा, जो H+ आयन अब चूंकि लगातार यहां पर गार्ड सेल्स के अंदर लगातार बनता जा रहा है, मतलब H+ आयन की क्वांटिटी लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो जब कंसंट्रेशन यहां पर बढ़ेगा और सब्सिडियरी सेल में कम होगा तो ये H+ सब्सिडियरी सेल में चला जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? H+ आयन विल इंक्रीज इनसाइड द गार्ड सेल, सो H+ आयन विल गो इन सब्सिडियरी सेल। यस, अब सब्सिडियरी सेल में चला गया, लेकिन अभी बचा क्या यहां पर? मैलेट आयन। अब क्या होगा इस मैलेट आयन का? अब जो H+ आयन चूंकि गार्ड सेल से निकल के कहां पहुंच गया? आउटफ्लक्स माध्यम से कहां पहुंच गया? सब्सिडियरी सेल में। और जो पोटेशियम आयन जो गार्ड सेल्स के अंदर आया था पहले ही प्रोसेस में मैंने बताया था, ये पोटेशियम आयन अब चूंकि गार्ड सेल्स के अंदर है तो ये कंबाइन कर जाएगा किसके साथ? मैलेट आयन के साथ। ठीक है, क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर आ चुका है, H+ बाहर गया, K+ अंदर आया, तो ये मैलेट आयन के साथ जब पोटेशियम आयन कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा पोटेशियम मैलेट। और पोटेशियम मैलेट ही वो केमिकल है जिसको हम बोलते हैं कि ये एक एक्टिव ऑस्मोटिक केमिकल है। एक्टिव ऑस्मोटिक केमिकल वो केमिकल होते हैं कि अगर किसी सेल के अंदर बन गए तो ये सेल के अंदर के ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब ये ऑस्मोटिक प्रेशर को गार्ड सेल्स के अंदर इंक्रीज कर जाएगा तो आपको फिनोमिना पता है कि जो वाटर का मूवमेंट होता है वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर होता है। तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर कहां पर है? यहां पर है गार्ड सेल के अंदर। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। गार्ड सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? बढ़ गया है। और सब्सिडियरी सेल में क्या ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। और वाटर मूवमेंट्स कब कहां से कहां होता है? वाटर मूवमेंट्स लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर होता है। इसका मतलब है कि वाटर सब्सिडियरी सेल से निकल के आपके गार्ड सेल में आ जाएगा। और जब गार्ड सेल में आ जाएगा तो जो गार्ड सेल है वो क्या कर देंगी? स्वेल कर जाएगी। तो जैसे स्वेल करेंगी ये स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। बात समझ में आई? कैसे ओपन हुआ फिर से मैं आपको बता देता हूं। फाइनली यहां तक तो समझ में आया था कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो हमने 4 कार्बन कंपाउंड बनाया था ये रिडक्शन होगा NADPH2 की उपस्थिति में और मैलिक एसिड में बदल गया गार्ड सेल के अंदर। ये मैलिक एसिड टूटेगा, किसमें बदल गया? मैलेट आयन में और H+ आयन में। अब H+ आयन लगातार गार्ड सेल्स के अंदर इंक्रीज कर रहा है। यस, इसलिए जो H+ आयन है वो सब्सिडियरी सेल में चला जाएगा। और क्या होगा? H+ आयन चूंकि सब्सिडियरी सेल में गया, आउटफ्लक्स हुआ है और पोटेशियम आयन अंदर आ गया है गार्ड सेल्स के अंदर। अब क्या होगा कि ये जो पोटेशियम आयन है ये क्या करेगा? ये मैलेट आयन के साथ कंबाइन करके एक पोटेशियम मैलेट बना देगा। और पोटेशियम मैलेट क्या होता है? एक एक्टिव ऑस्मोटिक केमिकल होता है और जिस सेल के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है उस सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है। तो विच इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड गार्ड सेल। और आपको पता है जो वाटर का मूवमेंट होता है
वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर होता है। तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर कहां पर है? सब्सिडियरी सेल में। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कहां पर है? गार्ड सेल में। तो वाटर यहां पर एंडोऑस्मोसिस के थ्रू इसके अंदर एंट्री कर जाएगा और ये सेल, ये जो गार्ड सेल है जैसे स्वेल करेगी तो ये जो है स्टोमेटा इस तरीके से ओपन कर जाएगा। तो फाइनली क्या होगा? स्टोमेटा आपका ओपन करेगा। नाउ एज यू नो दैट वाटर मूवमेंट फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। लो ऑस्मोटिक प्रेशर कहां है? गार्ड सेल के अंदर, सॉरी, लो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सब्सिडियरी सेल में। और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कहां पर है? गार्ड सेल के, गार्ड सेल में। कैसे बना है? क्योंकि हमने इसके अंदर पोटेशियम मैलेट बना दिया है जो कि एक एक्टिव ऑस्मोटिक केमिकल है। तो फाइनली क्या होगा कि गार्ड सेल बिकम स्वेल। क्यों स्वेल हो जाएंगे? क्यों फूल जाएंगे? क्योंकि वाटर सब्सिडियरी सेल से कहां जाएगा? गार्ड सेल में आ जाएगा और स्टोमेटा फाइनली क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम सब्सिडियरी सेल टू द गार्ड सेल। और इस तरीके से स्टोमेटा जो थे वो हमारे प्रॉपर ओपन कर गए। और यहां पर देखिए ओपन स्टोमेटा ही प्रॉपर दिखाया जा रहा है। बात समझ में आई? स्टोमेटा कैसे ओपन हुए? चलो फिर से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा? अगर हम पीछे से जाएं तो आपको एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले पोटेशियम आयन इंटर किया गार्ड सेल में, लेकिन याद रखिएगा पोटेशियम आयन इंटर कब करेगा गार्ड सेल में? यस, जब H+ आयन इससे बाहर जा रहे हैं। तो ये अभी शुरुआती पॉइंट है, इसलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। तो जैसे ही पोटेशियम आयन इंटर किया, इसका जो pH यहाँ पर 7.5 हो गया। फिर क्या होगा? यहाँ पर जो गार्ड सेल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट किस में हो गया? 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में, क्योंकि इसका क्या हो गया? ग्लाइकोलिसिस। फाइनली क्या हुआ? ये जो पेप है वो कंबाइन कर जाएगा किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के साथ। क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड पेप है तो 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सोलोएसिटिक एसिड बन जाएगा। कहां बन जाएगा? गार्ड सेल में। अब क्या होगा? ये जो ऑक्सोलोएसिटिक एसिड बना है, इस ऑक्सोलोएसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा NADPH2 की वजह से, और ये 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड में चेंज हो गया। कहां पर? गार्ड सेल के अंदर। अब ये मैलिक एसिड क्या हुआ? डिसोसिएट हुआ, मतलब ये टूटा H+ आयन में और मैलेट आयन में। अब लगातार H+ आयन क्योंकि गार्ड सेल के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये गार्ड सेल से निकल के कहां चले जाएंगे? सब्सिडियरी सेल में। और अभी जो गार्ड सेल्स के अंदर आपका K+ आयन आया है और H+ आयन बाहर चला गया, K+ आयन अंदर आ गया है। अब क्या होगा? ये K+ आयन मैलेट आयन के साथ क्या करेगा? कंबाइन कर लेगा और फाइनली पोटेशियम मैलेट बना देगा। पोटेशियम मैलेट क्या करेगा? गार्ड सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देगा तो वाटर का मूवमेंट लो ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि सब्सिडियरी सेल में है, वाटर मूव करके गार्ड सेल में आ जाएगा, गार्ड सेल स्वेल कर जाएंगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रॉपर मैकेनिज्म समझ में आई होगी कि किस तरीके से स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं। अब अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस क्या होगा? नाउ पैसिव प्रोसेस विल रन। अब यहां पर किसी भी एटीपी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। देखो ओपनिंग के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन क्लोजिंग के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब क्या होगा? H+ आयन जो है कम आएगा अंडर गार्ड सेल, सो pH ऑफ गार्ड सेल बिकम लेस। अब क्या होगा? एटीपी चाहिए नहीं, तो H+ आयन अब पुनः गार्ड सेल में आ जाएगा। जब गार्ड सेल में आ जाएगा तो जो pH बढ़ा था वो घट जाएगा, इसलिए लेस pH हो जाएगा, और पोटेशियम मैलेट फिर डिसोसिएट हो जाएगा और फिर ये पोटेशियम आयन और मैलेट आयन को बना देगा। तो फाइनली अगर हम देखें तो पैसिव प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो पोटेशियम आयन है ये गार्ड सेल से कहां चला जाएगा? सब्सिडियरी सेल में। भाई गार्ड सेल है, सब्सिडियरी सेल में चला गया। और याद रखिएगा के से होता है की का मतलब चाबी, अर्थात चाबी K+ आयन जब गार्ड सेल में पहुंचेगा तभी स्टोमेटा ओपन होगी। याद करने का तरीका, तो K+ आयन मूव करके गार्ड सेल से कहां पहुंच गया? सब्सिडियरी सेल में। और जो H+ आयन है वो दोबारा गार्ड सेल के अंदर आ गया, जो गार्ड सेल से बाहर चला गया था, क्योंकि अब ये उल्टी प्रोसेस हो रही है। दिस विल ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस। किस प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। इसमें कोई पंप काम नहीं करेगा क्योंकि कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। तो यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि H+ जब दोबारा गार्ड सेल में आएगा तो किस प्रोसेस से आएगा? तो वो आएगा डिफ्यूजन प्रोसेस से। नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या होगा? यहां पर जो H+ आयन है और जो मैलेट आयन है वो कंबाइन करेंगे और फिर से बना लेंगे मैलिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड। अब गार्ड सेल के अंदर क्या है? ग्लाइऑक्सिसोम होते हैं, तो यहां पर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल रन करेगी। अब क्या होगा? जो मैलिक एसिड है वो इंटर करेगा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में और फाइनली ये स्टार्च में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? अब स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा? जो ऑस्मोटिक प्रेशर है स्टार्ची सेल का वो क्या है? कम है अकॉर्डिंग रूल। अब क्या होगा? वाटर मूव करेगा लो टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर।
अब लो ऑस्मोटिक प्रेशर कहां हो गया? गार्ड सेल के अंदर। तो गार्ड सेल से वाटर निकल के कहां जाएगा? सब्सिडियरी सेल में। और जैसे ही गार्ड सेल से वाटर निकल के सब्सिडियरी सेल में आएगा तो क्या होगा? सो गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड। जो गार्ड सेल है क्या हो जाए? फ्लैसिड कर जाएंगी। एंड और अब स्टोमेटा फाइनली क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो मतलब जो चीज आपने देखा कि स्टोमेटा कैसे ओपन हो रहे हैं, उसका जस्ट आप अपोजिट कर दीजिए। बस इतना याद रखिएगा कि एटीपी वहां पर रिक्वायरमेंट्स नहीं है और वहां पर कोई पंप काम नहीं करेगा। डिफ्यूजन प्रोसेस से H+ अंदर आएगा, ठीक है, और फाइनली इस तरीके से स्टोमेटा क्लोज होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हम लोगों ने स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को समझा। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमने फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन के डिफरेंसेस को समझा। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो अब आपका भी ड्यूटी बनती है कि आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और लगातार इसी तरह से लेक्चर्स को ज्वाइन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।